नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, चलिए आज शुरू करते हैं आलोक वृत्त का दूसरा भाग जो हम लोगों ने बनाया था ना। चंदौली, इलाहाबाद आदि जनपदों के लिए जो खंड काव्य अपना चलता है आलोक वृत्त, गुलाब खंडेलवाल जी के द्वारा लिखा हुआ महात्मा गांधी के चरित्र पर आधारित आलोक वृत्त खंड काव्य। जी बिल्कुल, उसी का जो पहला भाग हम लोगों ने बना रखा था ना, जिसमें हम लोगों ने नायक का चरित्र चित्रण किया था और इसके शीर्षक की सार्थकता पे प्रकाश डाला था। जी, उसी का ये दूसरा पार्ट आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आलोक वृत्त की कथा वस्तु, यानी हर एक सर्ग में किस किस चीज का निरूपण किया गया है, ताकि जब आपको किसी सर्ग की कथा वस्तु पूछे या उसके कथानक का विश्लेषण करने के लिए कहे तो आप कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी भूमिका के, बिना कोई समय इन्वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। मेरा परिचय आप लोग जानते हैं, मैं रविकांत मणि त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया, खास देवरिया, आप सभी की सेवा में उपस्थित। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने भी लगातार प्रयास करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर की संख्या में आज 12,500 से प्लस पहुंचा दिया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग प्यार से मेरे वीडियो चैनल को देखते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूं। आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और जो लोग भी हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, सभी के लिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लगातार इस पर जुड़े रहते हैं तो आप तो हमारे वीडियो को लाइक करते ही हैं, अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। किसी तरह की कोई ग्रीवांसेस, किसी तरह के कोई इश्यूज अगर आपके पास हैं तो प्लीज आप उसको हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसको सॉल्व करता हूं। स्पेशल कुछ है तो आप इंडिविजुअली हमको व्हाट्सएप दे सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आपके साथ साथ चल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, 8052296000 ये मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट है, आप इस पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब मेरे पास फुर्सत होगी, जैसे भी मेरे पास समय होगा, मैं आपको इसका रिस्पांस देने का प्रयास करूंगा। और अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों सबके साथ जहां भी लगता है कि मेरा वीडियो काम कर सकता है, उनके साथ शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मैं चलता हूं सीधे सीधे अपने टॉपिक पे। टॉपिक को पढ़ने के पहले हम कुछ ऐसे प्रश्नों की तरफ ध्यान देंगे जो पीछे के बोर्ड्स में पूछे गए हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड का एक नियम है कि पिछले वर्षों के प्रश्न रिपीट होते हैं लगभग, गारंटी तो नहीं है लेकिन लगभग ऐसा है कि पिछले वर्षों के प्रश्न जो होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। तो मैं कुछ प्रश्नों को अपने लैपटॉप पे रख रखा हूं, मैं आपको लैपटॉप से ही पढ़ा रहा हूं। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, मैं साफ सीधी बात, जो लोग भी मेरे बारे में कहते हैं सभी को दिल से शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूं मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं। या तो मैं किताब रख के पढ़ाता हूं, नहीं तो लैपटॉप रख के पढ़ाता हूं। मेरे पास कुछ प्रश्न खुले हुए हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके सामने स्क्रीन पे रखूंगा और इनसे आपको समझने में मदद मिलेगी कि हमारे प्रश्न आते किस तरह के हैं और हमको लिखना क्या पड़ सकता है। तो ठीक है, फिर आपका दोस्त, आपका भाई, आपका अंकल और खाली मिल तो आपका शिक्षक रविकांत त्रिपाठी आपका स्वागत करता अपने चैनल पे। पहला प्रश्न मैं रखता हूं कि अगर प्रश्न पूछा गया कि आलोक वृत्त की कथा वस्तु, कथानक अथवा सारांश पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ये प्रश्न देखिए 2009, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 20 लगातार पूछा गया है। आलोक वृत्त खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आलोक वृत्त के आधार पर द्वितीय सर्ग के कथा वस्तु का निरूपण करिए। 2011, 12, 13, 15 लगातार लिखा गया है। फिर कह रहे हैं आलोक वृत्त के आधार पर सन 1942 की जन क्रांति पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। यह भी प्रश्न देखिए 2016, 2018 में पूछा गया है। आलोक वृत्त काव्य में वर्णित स्वतंत्रता प्राप्त की प्रमुख घटनाओं का संक्षेप में वर्णन करिए। 2013 में, 2015 में पूछा गया है। आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखिए। 2011, 14, 15 और 18 में पूछा गया है। आलोक वृत्त के आधार पर गांधी जी के अफ्रीका प्रवास के जीवन पर प्रकाश डालिए। 2010, 2012, 2016। आलोक वृत्त खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करिए। 2016। आलोक वृत्त काव्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा टेढ़ा आ रहा है। आलोक वृत्त काव्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास है, इस कथन की विवेचना करिए। 2013, 2016, 2019 पूछा गया है। आलोक वृत्त खंड काव्य के सप्तम सर्ग में कथित भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डालिए। 2014। आलोक वृत्त खंड काव्य के सप्तम सर्ग के कथानक पर प्रकाश डालिए। द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। दूसरे और तीसरे सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। आलोक वृत्त के तृतीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए।
फिर कुछ प्रश्न बने हैं कि आलोक वृत्त खंड काव्य के पंचम सर्ग के आधार पर असहयोग आंदोलन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। आलोक वृत्त खंड काव्य के अंतर्गत प्रथम तथा द्वितीय सर्ग में वर्णित घटनाओं पर प्रकाश डालिए। ये इस तरह के प्रश्न बनेंगे। आलोक वृत्त खंड काव्य के षष्ठ सर्ग में वर्णित नमक सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी की दांडी यात्रा का अपने शब्दों में वर्णन करिए। फिर आया हुआ है 1942 की जन क्रांति का वर्णन अपने शब्दों में करिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न बनेंगे जो हमारे कथानक और कथा वस्तु से बनेंगे। अब इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हर एक सर्ग की कथा वस्तु को संक्षेप में अपने पास रखना पड़ेगा। जब 4-4 लाइन हमारे पास रहेगा ना तो उसको हम इलॉबरेट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे ना? कहिए, अगर आपको हेडिंग मिल जाए और 4-4 लाइन मिल जाए तो क्या इलॉबरेट नहीं कर लेंगे? हम लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, यहां तक पढ़ते पढ़ते आ गए, अब तो इतना कर ही सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग क्या करेंगे, इसको संक्षेप में अपने सामने रख लेंगे। हम लोग इसको कॉपी पे नोट करके इसको थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे और बाकी जो बचेगा उतना तो इतना खोपड़ी में भरा ही हुआ है, इसको तो हम लोग इलॉबरेट कर ही लेंगे। प्रथम सर्ग आलोक वृत्त गुलाब खंडेलवाल जी के द्वारा रचित। इसके नायक मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। प्रथम सर्ग की कथा वस्तु हम अपने सामने रखेंगे। प्रथम सर्ग का जो हमने हेडिंग रखा है वो है भारत का स्वर्णिम अतीत। अतीत यानी इतिहास, जो बीता हुआ समय, भारत का जो बीता हुआ समय है, भारत का स्वर्णिम अतीत, ये गुलाब खंडेलवाल जी के द्वारा रचित जो प्रथम सर्ग है आलोक वृत्त का, इसके बारे में हमने हेडिंग लिया। हम कहते हैं कि प्रथम सर्ग में कवि ने भारत के अतीत का बड़ा गौरवशाली वर्णन किया है। तत्कालीन पराधीनता का भी वर्णन किया। भाई हम लोग पराधीन थे ना, अंग्रेजों के अधीन थे, तो तत्कालीन पराधीनता का भी वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि भारत कितना बढ़िया देवों की भूमि रही है, भारत ने ही संसार को सर्वप्रथम ज्ञान की ज्योति दी है। लेकिन दुर्भाग्यवश एक समय ऐसा आया है कि हमारे भारतवासी ये भूल गए कि हम कितने गौरवमंडित हैं। मैं आपको बताऊं कि इस अखंड भूमंडल का सबसे पुराना ग्रंथ मनुस्मृति माना जाता है। मनुस्मृति कहती है एतत् देश प्रसूतस्य शकाशादग्र जन्मनः, हमेशा से अग्र जन्मा रहे हमारे देश में जन्म लेने वाले लोग। और स्वस्व चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए यहीं आया करते थे हमारे पास। हम बहुत गौरवमंडित थे, लेकिन हम लोग अपना भूल गए। इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत सैकड़ों वर्षों तक दास्ता की बेड़ियों में जकड़ रहा। आपको पता है लगभग 700 साल हम लोगों ने मुगलों की गुलामी झेली, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी झेली, उसी में डच भी आए, उसी में और भी छोटी मोटी जातियां आई जिनकी गुलामी हम लोग झेलते रहे हैं। मैं आपको बताऊं गोवा तो कितने समय बाद आजाद हुआ है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है उसका, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गोवा जो है आजादी के हमको लगता है 4-5 साल बाद जाके आजाद हुआ है डचों से। तो क्या कहा कि भारत सैकड़ों वर्ष दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा रहा। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक दिव्य ज्योतिर्मय विभूति मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में प्रकट हुई और यहां से यह खंड काव्य सही अर्थों में प्रारंभ होता है। यही वह व्यक्ति था मोहनदास करमचंद गांधी जिन्होंने हमको विदेशियों की दास्ता से मुक्त कराया। ये प्रथम सर्ग की कथा वस्तु है, ये स्क्रीन पे साथ साथ चल रही है, यहां से आप उतार सकते हैं। भारत का जो स्वर्णिम अतीत है, ये प्रथम सर्ग की कथा वस्तु हमने आपके सामने रखी। अगर हम द्वितीय सर्ग की बात करें तो द्वितीय सर्ग के लिए हम लिखेंगे गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। गांधी जी का प्रारंभिक जीवन, गांधी जी का शुरुआती जीवन कैसा था, तो इस सर्ग में गांधी जी के जीवन के क्रमिक विकास पर प्रकाश डाला गया है। क्रमिक विकास मतलब लगातार कैसे कैसे विकास हुआ, कि बालपन में उनका मस्तिष्क कैसा था, फिर युवा अवस्था में मस्तिष्क कैसा हुआ और फिर प्रौढ़ावस्था तक पहुंचते पहुंचते उनका विकास कैसे हुआ। बचपन में कुसंगति में फंस गए थे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने पिता के समक्ष अपनी त्रुटियों पर पश्चाताप किया। देखिए महात्मा गांधी के जीवन चरित्र से शिक्षा मिलती है हम सबको कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उस गलती को स्वीकार कर लेने में भलाई है। ये मैं ध्येय वाक्य आपको बता रहा हूं, इसको कहीं नोट करिएगा कि जितने समय आपको पता चल गया कि मेरी गलती है यहां पे, तुरंत वहीं से वापस हो लीजिए, नहीं तो जितना लंबा रास्ता चलेंगे ना वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। जी हां, गलती जब पता चल जाए वहीं से सॉरी बोल करके स्वीकार करके वापस लौट जाना चाहिए, नहीं तो जितना दूर बढ़ जाएंगे ना उतने दूर से वापसी भी उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। गांधी जी ने अपने त्रुटियों पर पश्चाताप किया, पिता के सामने अपने दुर्गुणों के लिए क्षमा मांगी और अपने दुर्गुणों को छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा की और आजीवन उसका निर्वाह किया। जीवन भर कहीं उसका निर्वाह उन्होंने छोड़ा नहीं। इसके बाद कस्तूरबा जी के साथ गांधी जी का विवाह हुआ। बड़े स्नेह से गांधी जी उनको केवल बा कहते थे, कस्तूरबा नहीं कहते थे, बा कहा करते थे। इसके कुछ समय बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको इंग्लैंड जाना था वकालत पढ़ने के लिए।
माता ने उनको विदेश में जाने के पहले यह कहा कि विदेश में लोग जाते हैं वो मांस और मदिरा का उपयोग करते हैं, बेटा तुम ऐसा मत करना। मांस और मदिरा के लिए मां ने उनको संकल्प दिला करके, शपथ दिला के भेजा था। कहते हैं आलोक वृत्त में गुलाब खंडेलवाल जी, मैं एक पंक्ति उद्धृत करना चाहूंगा कि गुलाब खंडेलवाल जी यहाँ पे एक पंक्ति उद्धृत करते हैं कि मद्य मांस मदिराक्षी से बचने की शपथ दिलाकर, मद्य मांस मदिराक्षी से बचने की शपथ दिलाकर मां ने तो दी पिता पुत्र को, मां ने तो दी विदा पुत्र को मंगल तिलक लगाकर। मद्य मांस और मदिरा आदि से बचने की संकल्प दिला करके मंगल तिलक लगा करके मां ने उनको इंग्लैंड के लिए रवाना किया। इंग्लैंड में सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन वो कलुषित स्थान पर पहुंच गए, गंदे स्थान पर पहुंच गए जहां पे सामान्य व्यक्ति का जाना उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र को कलुषित होने से अपने आप को बचा लिया। वहां से बैरिस्टर बनकर के भारत लौटते हैं, लेकिन जब भारत लौटते हैं तो उनके जीवन का एक दुखमय स्वयं अपनी माता के देहांत का उनको एक दुखमय समाचार मिलता है और यहीं पे जाकर के द्वितीय सर्ग की कथा समाप्त होती है। यानी द्वितीय सर्ग में कथा हमको क्या मिली? गांधी जी बचपन में बाल स्वभाव के नाते अगर कहीं किसी कुसंगत में पड़ भी गए तो आत्मविश्वास के बल पे उस कुसंगत से वो वापस लौट आए। फिर कस्तूरबा जी के साथ उनका विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के देहांत के बाद माता ने उनको इंग्लैंड वकालत पढ़ने के लिए भेजा। मद्य मांस मदिरा आदि से बचने की शपथ दिला करके गांधी जी ने उसका निर्वाह किया और सफलतापूर्वक बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। लेकिन भारत लौटे तब तक उनकी माता के देहांत का उनको दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ये आकर के दूसरे सर्ग की कथा यहां पे कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? तीसरे सर्ग पे चलते हैं। देखिए मैं स्क्रीन पे इसीलिए साथ साथ रख देता हूं ताकि आपको यहां से उतारने में आसानी हो। वीडियो को पॉज करके आप वहां से नोट कर सकते हैं। कहते हैं तीसरा सर्ग स्टार्ट होता है गांधी जी का अफ्रीका प्रवास। रंग भेद का आंदोलन चरम पर था उस समय और अफ्रीका की ऐसा समस्या थी कि आज भी अफ्रीका में शिक्षा का स्तर कम है, आदिवासी इलाके ज्यादा हैं। लिखा है कि तृतीय सर्ग में गांधी जी के अफ्रीका निवास का वर्णन है। गुलाब खंडेलवाल जी के अनुसार तृतीय सर्ग जब चालू होता है ना तो गांधी जी के अफ्रीका प्रवास का वर्णन है। एक बार रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे और काले होने की वजह से इनको रेलगाड़ी से उतार गए, नीचे उतार दिया गया। यह रंगभेद का प्रभाव गांधी जी के मस्तिष्क से बड़ा पड़ा। जो अंग्रेजों की जो कुटिल नीति थी और भारत को गुलाम रखे थे, भारत के लोगों को पूरे विश्व में हर जगह अपमानित किया करते थे, इससे गांधी जी के हृदय को बहुत धक्का पहुंचा। वे भारतीयों की दुर्दशा से आहत होते, बहुत दुखी हुए और इस दुर्दशा के लिए गांधी जी के मन में जो अंतर्द्वंद उत्पन्न हुआ, अंतर्द्वंद मतलब हृदय से हृदय का झगड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये जो द्वंद्व उनके मन में था, इसका बड़ा सुंदर चित्रण कवि गुलाब खंडेलवाल जी ने किया है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर के वहां पे आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन का नाम क्या दिया? सत्याग्रह। सत्याग्रह माने सत्य का आग्रह, जो सही है उसका आग्रह किया जाए, यानी सत्य और अहिंसा के साथ हिंसा का सामना और असत्य का सामना करने को उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और अपनी जन्मभूमि से दूर दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। वहां पे गुलाब खंडेलवाल जी ने एक पंक्ति लिखी है, गांधी जी के मन का विश्वास देखिए, पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। मुझे हिंसा की आग बुझाने के लिए क्या चाहिए? अहिंसा चाहिए। अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। गांधी जी ने अहिंसा के इस मार्ग को सत्याग्रह का नाम दिया और अपने सत्याग्रह की जो नीतियां थी उसमें बहुत हद तक गांधी जी सफल भी हुए। लगभग सैकड़ों यानी 100 से अधिक सत्याग्रहियों का नेतृत्व गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। और इसके साथ यहां आकर के हम लोग का तीसरा सर्ग समाप्त होता है। चौथे सर्ग की जो कथा है ना, वो गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटते हैं तब जाकर के हमारे चौथे सर्ग की कथा प्रारंभ होती है। कहते हैं कि चौथे सर्ग में गांधी जी के भारत लौट आने का वर्णन है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आते हैं। भारत आकर गांधी जी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु जागृत करने का काम करते हैं, यानी जन जागरण शुरू करते हैं। साबरमती नदी के तट पर गुजरात में उन्होंने अपना आश्रम बनाया। अनेक लोग गांधी जी के अनुयायी हो गए, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू, दीनबंधु, मदन मोहन मालवीय और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग प्रमुख हैं। ये सभी लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मैंने नाम लिया, मदन मोहन मालवीय का हमने नाम लिया, राजगोपालाचारी का मैंने नाम लिया, विनोबा भावे का नाम लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया, सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया। ये सभी के सभी लोग गांधी जी के स्पष्ट अनुयायी हो गए, गांधी जी की नीतियों से प्रभावित हो गए। अंग्रेज देश पर बड़ा भारी अत्याचार कर रहे थे, ये सबके समझ में आ रहा था।
उस समय चंपारण, वर्तमान बिहार, चंपारण में नील की खेती को लेकर के गांधी जी ने आंदोलन किया और गांधी जी उस आंदोलन में सफल भी हुए। एक बार तो एक अंग्रेज ने अपनी पत्नी के हाथों गांधी जी के पास विष तक पहुंचाया, लेकिन वह अंग्रेज की जो पत्नी है ना, जब गांधी जी के सामने पहुंची तो गांधी जी के विचारों से इतना प्रभावित हुई कि उसने विष देने से इनकार कर दिया और वो निकल गई। इसके विपरीत उस महिला का हृदय परिवर्तन हो गया। इसी सर्ग में खेड़ा सत्याग्रह का भी बहुत सुंदर वर्णन है, और खेड़ा सत्याग्रह जो किसानों के साथ हुआ था, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का चरित्र बड़ा सुंदर उभर के आया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारतवर्ष के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने पूरे भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। लौह पुरुष विशेषण लगता है उनके नाम के आगे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने किसानों के हित में जो खेड़ा सत्याग्रह किया था उसका बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है, और उसके साथ ये चतुर्थ सर्ग की कथा समाप्त होती है। पंचम सर्ग की कथा वस्तु जो प्रारंभ होती है उसका नाम लिया है असहयोग आंदोलन। असहयोग यानी गांधी जी का कहना था कि हम उन लोगों का सहयोग कतई नहीं करेंगे जो लोग हमारे देश पर अत्याचार कर रहे हैं, यानी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। इस कवि ने यह चित्रित किया है कि गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन निरंतर बढ़ता चला गया, अंग्रेजों की दमन नीतियां भी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन ऊपर चढ़ता था वैसे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां बढ़ती थी कि इसको दबाया जाए। गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्रेमियों का समूह नागपुर पहुंच गया। नागपुर जी, महाराष्ट्र, नागपुर पहुंच गया, और नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के जो ओजस्वी भाषण था ना, उसने भारतवर्ष के करोड़ों लोगों के मन में एक नई स्फूर्ति भर दी, एक नई चेतना भर दी। लेकिन अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो की नीति थी, उसने गांधी जी के इस प्रभाव को थोड़ा कम करने का प्रयास किया। उसने लोगों को कुछ हद तक तोड़ा भी, लेकिन अंग्रेज उसमें सफल नहीं हुए। गांधी जी का जो ओजस्वी व्यक्तित्व था, गांधी जी का जो मातृभूमि के प्रति प्रेम था, और गांधी जी का जो लोगों से भावनात्मक लगाव था ना, उसने फूट डालो राज करो की नीति को सफल नहीं होने दिया। मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में अंग्रेजों ने सांप्रदायिक दंगे करवा दिए, गांधी जी को बंदी बना लिया गया, उन्होंने सत्याग्रह का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। इसी बीच में सन 1922 का यह समय चल रहा था जिस समय चौरी चौरा का थाना फूंक दिया गया, और चौरी चौरा का थाना फूंक दिया गया। तत्कालीन लगभग 22 से ज्यादा पुलिसकर्मी जल के मर गए गोरखपुर जनपद में। मेरा जो घर है अभी कल से शताब्दी महोत्सव शुरू हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों, यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पे है जहां मैं बैठता हूं, मैं कल गया भी था वहां जी। तो चौरी चौरा में जो वहां का वो था पुलिस थाना था, वो आंदोलनकारियों के द्वारा यानी क्रांतिकारियों द्वारा फूंक दिया गया, और इस बात से आहत गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी को कारागार में डाल दिया गया, जेल चले गए। कारागार से छूटने के बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, शराब मुक्ति, हरिजन उत्थान, खादी के प्रचार और इस टाइप के रचनात्मक कार्यों में अपना संपूर्ण समय लगाया। उनका यह मानना था कि इस तरह के समाजोपयोगी कार्यक्रम करके हम समाज को समाज से जोड़ सकते हैं। अगर इस तरह के रचनात्मक कार्य अगर नहीं होंगे तो समाज का व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं। हरिजन उत्थान, शराबबंदी, इसमें क्या होता था, इसमें लोगों के पास जाते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि वो सामाजिक सुधारों पर बल दे रहे हैं, और इसके साथ साथ वो आज़ादी की अलख जगाने में भी कामयाब होते रहे। ये रचनात्मक कार्यों में संपूर्ण समय लगाना हुआ, और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास रखा। 21 दिनों का एक अनशन, एक उपवास रखा कि अगर आप दोनों लोग मिल करके नहीं रहोगे, आपस में अगर झगड़ा करोगे तो मैं अपना जान दे दूंगा। भूखा रहना, घर में जब किसी से रिश्ते तो क्या कहते हैं, हम खाना नहीं खाएंगे, होता है। गांधी जी ने क्या किया, गुलाब खंडेलवाल लिखते हैं, आत्मशुद्धि का यज्ञ कठिन यह पूरा होने को जब आया। आत्मशुद्धि का कठिन यज्ञ जब पूरा होने को अब आया, बापू ने 21 दिनों के अनशन का संकल्प सुनाया। ये आत्मशुद्धि का यज्ञ, आत्मशुद्धि यानी हम स्वयं को पहले सही करें ताकि समाज में जो चल रहा है घटनाक्रम उससे हम अपने आप को लड़ सके। उस समय बापू ने 21 दिनों के अनशन का संकल्प सुनाया, और इसके बाद लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव के साथ 5वां सर्ग समाप्त होता है। 5वां सर्ग समाप्त कब होता है, लाहौर में जब पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव लाया जाता है। इसके साथ साथ हमारा यह 5वां सर्ग समाप्त होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग छठे सर्ग की तरफ। छठे सर्ग का नाम है नमक सत्याग्रह। इस सर्ग में गांधी जी के द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह का वर्णन किया गया है। समुद्र तट पर बसे डांडी नामक स्थान की गांधी जी ने पैदल यात्रा की। लगभग 24 दिन लगे थे इस यात्रा को पूरा होने में। दांडी यात्रा के बारे में ही साहित्यकारों ने लिखा है कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर।
दो पैर जिस रास्ते पे चल पड़ते थे, यानी गांधी जी जिस रास्ते पे आगे बढ़ जाते थे, करोड़ों लोग उनके अनुयायी पीछे पीछे चल पड़ते थे। दांडी यात्रा उन्होंने 24 दिनों में पूरी की। नमक आंदोलन में हजारों लोगों को बंदी बनाया गया। अंग्रेज सरकार में लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी को आमंत्रित किया गया। यह गांधी जी का प्रभाव बना। लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी को आमंत्रित किया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि 1937 में प्रांतीय स्वराज की स्थापना हुई। प्रांतीय स्वराज यानी हर एक प्रांत अपना राज्य संचालन अलग अलग करेगा, अंग्रेजों का दबाव कम किया जाएगा, इसकी स्थापना हुई और इस स्थापना के साथ 6वें सर्ग की कथा वस्तु समाप्त होती है। 7वें सर्ग की बात करेंगे। 7वां सर्ग सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है 1942 की जनक्रांति। ये अलग अलग से भी पूछा जाता है। ये इतना बड़ा संक्रमण काल था हमारे देश के लिए कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। 1942 की जनक्रांति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 7वें सर्ग की कथा है। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। अंग्रेज सरकार भारतीयों को सहयोग तो करना चाहती थी लेकिन उनको पूर्ण अधिकार नहीं देना चाहती थी। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि भारतीयों का कुछ सहयोग किया जाए, भारतीयों को थोड़ा स्वतंत्रता दी जाए, थोड़ी संप्रभुता दी जाए, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं करना चाहती थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। गांधी जी ने नारा क्या दिया? अंग्रेजों भारत छोड़ो। संपूर्ण देश में, पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों के विरुद्ध की ज्वाला एकदम भड़क उठी। जो विद्रोह था कि नहीं अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये ज्वाला पूरे विश्व में एक साथ, ये ज्वाला पूरे भारतवर्ष में एक साथ उठ पड़ी। इसका वर्णन कवि ने बड़े सजीव रूप से किया है। और देखिए वीर रस का कितना बढ़िया एग्जाम्पल लिखा है गुलाब खंडेलवाल जी ने। थे महाराष्ट्र गुजरात उठे, पंजाब उड़ीसा साथ उठे। थे महाराष्ट्र गुजरात उठे, पंजाब उड़ीसा साथ उठे। बंगाल इधर, मद्रास उधर, मरुथल में थी ज्वाला घर घर। मरुथल राजस्थान, यानी पूरे भारतवर्ष में ज्वाला एक साथ उठ पड़ी थी सन 1942 की जनक्रांति। कवि ने इस आंदोलन का वर्णन बड़े अत्यधिक ओजस्वी भाषा में किया है। बंबई अधिवेशन के बाद गांधी जी सहित जितने भी भारतीय बड़े बड़े नेता थे सब जेल में डाल दिए गए। पूरे देश में इसके विद्रोह की प्रतिक्रिया हुई। कवि कहता है कि जब क्रांति लहर चल पड़ती है हिमगिरी की चूल उखड़ती है। जब क्रांति लहर चल पड़ती है हिमगिरी की चूल उखड़ती है। साम्राज्य पलटने लगते हैं, इतिहास पलटने लगते हैं। जब क्रांति की लहर चल पड़ती है ना, जब जनसमूह चल पड़ता है तो हिमालय की भी चूलें हिल जाया करती हैं, इतिहास बदलने लगते हैं, साम्राज्य पलटने लगते हैं। साम्राज्य और इतिहास बदलते देर नहीं लगती। इस सर्ग में कवि ने द्वारा गांधी जी और कस्तूरबा के मध्य हुए वार्तालाप का बड़ा भावपूर्ण चित्रण किया है, जिसमें गांधी जी के मानवीय मूल्यों की स्थापना भी उन्होंने की है। गांधी जी के जीवन में जो चारित्रिक मानवीय मूल्य थे उनका और कस्तूरबा की सेवा भावना, उनका मूक त्याग और बलिदान का बड़ा सुंदर और बहुत सम्यक निरूपण किया है। तो ये रहा हमारा 7वां सर्ग। अब हम चलेंगे 8वें सर्ग पे, जो इस खंड काव्य का अंतिम सर्ग है, भारतीय स्वतंत्रता का अरुण उदय। अरुण यानी सूर्य, सूर्य का उदय। कौन सा सूर्य? भारतीय स्वतंत्रता का सूर्य का जो उदय हुआ है, उस सूर्य के उदय के बारे में 8वां सर्ग लिखते हैं कि 8वें सर्ग का आरंभ भारत की स्वतंत्रता से किया गया है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात हिंदू और मुस्लिमों में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। गांधी जी को इससे बड़ा दुख होता है। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस देश को सतपथ दिखाओ, प्रभु इस देश को सतपथ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूं, लपट में रोष को निज शीश धर दूं। मैं अपना शीश चढ़ा के भी अगर मैं इस लहर को शांत कर सकूं, यह जो लहर जो सांप्रदायिक दंगे की चल पड़ी है, तो हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ, हे प्रभु मुझे सही रास्ता दिखाओ और जो आग इस समाज में लगी हुई उस आग को बुझाओ। इसके साथ कल्याण की कामना, और कल्याण की कामना के साथ ही 8वां सर्ग हमारा समाप्त। ये इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो सर्गशः कथा वस्तु आपको मिल गई। आलोक वृत्त खंड काव्य का ये एक तरह से यूं कहें कि ये सारांश भी रहा, कथा वस्तु भी रही, और हर एक सर्ग की अलग अलग हम लोगों ने व्याख्या की कि अगर किसी तरह का कोई प्रश्न आता है तो आप इसको समझ करके आसानी से कर सकें। ठीक है मित्रों, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो फिर आप इसको पढ़िए, तैयारी करिए, अपना प्यार हमारे तक भेजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस मेरे वीडियो को पूरा देखा है, और उन सभी लोगों को धन्यवाद जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिससे हमारी संख्या यहाँ तक पहुंची है। सभी के स्नेह के प्रति, सभी के प्यार के प्रति आदरपूर्वक धन्यवाद करते हुए मैं रविकांत त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण, सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया, खास देवरिया, आप सभी से इस वीडियो से विदा लेता हूं। जल्दी तैयारी करके मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।